Hi, this is Sonnen and welcomes you to the lecture 3 of the polity. We are still continuing with the historical background topic of polity. आज हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ। इसका भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 60% जो भाग था वो अकेला किससे कॉपी किया हुआ था, वो अकेला कॉपी किया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बना था, इसकी फाउंडेशन कहाँ से हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उससे। साइमन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी उसके बिहाफ पे क्या बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था। अब इसकी क्या क्या खूबियाँ थी? सबसे पहली खूबी थी कि एक बहुत ही लार्ज एक्ट था। इसके अंदर टोटल 321 सेक्शन थी और साथ ही इसके अंदर 10 शेड्यूल्स थे। और इसके बाद में इसने क्या किया था? इसका सबसे मेन जो एम था वो था ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का। अब ऑल इंडिया फेडरेशन से क्या मतलब है? ऑल इंडिया फेडरेशन से मतलब है कि उस वक्त इंडिया 2 भागों में डिवाइडेड था। एक तो थी प्रोविंसेस के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एक किसका अधिकार था? अंग्रेज़ों का अधिकार था। जबकि इन्होंने दूसरी वहाँ पे थी प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स पे किसका अधिकार है? वहाँ पे राजाओं को वो वहाँ की विधायी और पॉलिटिकल जो पावर्स थी वो दी हुई हैं, परंतु एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं उसके मामले में इनको कौन अफेक्ट करते हैं? ब्रिटिश लोग अफेक्ट करते हैं। अब इन दोनों को मिला करके इन्होंने क्या बनाना था? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के लिए कहा, परंतु इसके लिए जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने मना कर दिया था। तो इसके कारण ऑल इंडिया फेडरेशन जो बनाने का इसका मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया था। साथ ही साथ इसने क्या किया? इसने जो डायरकी सिस्टम चलता आ रहा था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब डायरकी सिस्टम आगे नहीं चलने वाला था। इसने दी 3 लिस्ट, टोटल 3 लिस्ट कौन कौन सी दी इसने दी एक फेडरल लिस्ट जिसमें कहाँ के सब्जेक्ट होंगे? सेंटर के सब्जेक्ट्स होंगे। और इसके अंदर टोटल कितने सब्जेक्ट रखे इसके अंदर रखे इन्होंने टोटल 59 सब्जेक्ट्स। फिर उन्होंने एक प्रोविंशियल लिस्ट दी। प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर इन्होंने कितने सब्जेक्ट रखे? 54 सब्जेक्ट रखे, जिसके ऊपर स्टेट्स ने जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको लॉ बनाने थे। साथ ही साथ इन्होंने कंकरेंट लिस्ट दी जिसमें मिक्स्ड सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ प्रोविंशियल कुछ फेडरल। उसके कितने सब्जेक्ट थे? 36 थे। इसके बाद इन्होंने जो रेजिड्यूरी पावर थी वो किसके हाथ में दे दी? वॉइसरॉय के हाथ में दे दी। जो आज हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में होती है वो तब वॉइसरॉय के हाथ में दे दी थी। साथ ही साथ इस एक्ट ने क्या किया कि इसने कहा भी फेडरल कोर्ट्स आप बना सकते हैं। अब जैसे कोई भी एक फेडरेशन प्रोविंशियल कोर्ट है, बॉम्बे में है, बंगाल में है, वहाँ पे वे ये अपना अलग से फेडरल कोर्ट बना सकते हैं। साथ ही साथ इसने क्या किया कि एक कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन जो चलता रहा था, जो लगातार बढ़ रहा था, उसे और इंक्रीज़ कर दिया। अब वुमेन को और लेबर को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। इन्होंने जो वो लिमिटेड फ्रेंचाइज थी उसको 10% तक पहुंचा दिया था और बढ़ाने की कोशिश की इन्होंने क्या किया? आरबीआई की स्थापना की 1935 के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने जो पब्लिक सर्विस कमीशन थे जिसकी स्थापना 1919 के एक्ट के द्वारा हो गई थी, सीपीएससी की, इन्होंने स्टेट के लिए अलग से एसपीएससी बनाया। और यदि 2 या 2 से अधिक स्टेट मिल कर के एक जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकते थे, इस चीज़ का एक रूल बनाया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि एक जो आज तक चलती आ रही थी वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसको पूरी तरीके से अबोलिश कर दिया। अब आगे से एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय थी वो नहीं बन पाएगी। अब इसका जितना मेजर इम्पैक्ट पड़ा है उस जितना इम्पैक्ट कभी नहीं पड़ा था। साथ ही साथ इसी टाइम पे 1934 पर सर एम.एन. रॉय जी ने कहा कि हमें हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। उन्होंने 1934 में ये बात कह दी। उसी वक्त क्या हुआ कि अब हमें, क्योंकि जो हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हम मांग रहे थे वो तो हमें मिल गई थी, इस एक्ट के द्वारा हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो मिल गई, परंतु प्रिंसली स्टेट्स जो डिमांड्स कर रहे थे वो उन्हें अभी तक नहीं मिल पा रही थी, जो उन्हें कब मिल सकती थी? जब उन्हें डोमिनियन मिले।
तो अब क्या किया, अब इस वक्त आया ऑगस्टोफर। ये कब आया, यह 1940 में। उसी वक्त 1939 में जर्मनी ने किस पे हमला किया था, जर्मनी ने हमला किया था ब्रिटेन के ऊपर। अब इस वक्त इंग्लैंड ने क्या किया, अब ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने इंडिया को बिना इंडिया के लोगों की इजाज़त के वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर झोंक दिया। अब इस बात से गुस्सा कौन होंगे उस वक्त, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी तब गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या बात है भाई, हम तो रेडी नहीं है, आपने हमें क्यों इस वर्ल्ड वॉर में झोंका है। तब वहाँ से एक ऑफ़र आया, जो कब आया, 8 अगस्त 1940 को आया। ये अगस्त ऑफ़र क्या था, ये अगस्त ऑफ़र ये था कि महात्मा गांधी जो डिमांड कर रहे थे कि आपको हम डोमिनियन दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आप हमारी हेल्प कीजिए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। गांधी जी ने पहले धोखा खाया हुआ था। उन्होंने कहा जी नहीं, आप हमें लिखित में दें, रिटर्न में दें, तभी हम कुछ करेंगे। तो अगस्त ऑफ़र फेल हो गया, क्योंकि इंग्लिश ने लिखित में दिया नहीं, तो रिटर्न में नहीं दिया, तो अगस्त ऑफ़र क्या हो गया, फेल। इसके बाद उन्होंने दोबारा 1942 में उसी के अगस्त ऑफ़र को ये फॉर्मुलेट करने के लिए इन्होंने ये क्या लाए, क्रिप्स मिशन है। इसके कितने सदस्य थे, 3 मेंबर थे। कौन कौन 3 मेंबर थे इसके, स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, साथ ही साथ एवी अलेक्जेंडर थे, और इन्होंने क्या किया कि तब स्टीफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और जो विल्सन रॉय थे, उनके दक्षता में जब ये हो रहा था, तो उस वक्त इसके तीसरे मेंबर थे पैथिक लॉरेंस थे। उस वक्त वहाँ के पीएम कौन थे, चर्चिल जी थे। तो चर्चिल जी ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इंडियंस को इस प्रकार युद्ध में ले आ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जापान के साथ भी इनका युद्ध चल रहा था। तब इन्होंने कहा हाँ जी, हम आपकी मांग, जो डोमिनियन की मांग है उसको हम स्वीकार करते हैं, पर हमारी भी एक शर्त है कि इसे दोनों कांग्रेस, साथ ही साथ मुस्लिम लीग, दोनों की दोनों इसे एक्सेप्ट करें। तो मुस्लिम लीग में जिन्ना जी बोले नहीं जी, हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। ये तो कर गए मना। उसके बाद क्या हुआ कि इसी में क्रिप्स मिशन के फेल होने के कारण गांधी जी को आ गया गुस्सा। गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट चला दी, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट से क्या हुआ कि इनके जो ब्रिटिश शासन था उसके ऊपर उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो लगातार कम होने लग गई। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कम होने लगी, साथ ही साथ 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ तो वह पूरी तरह से डेप्ट के अंदर आने लगा था, उसका घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब इन्होंने क्या किया कि 1940 के अंदर कैबिनेट मिशन को उन्हें मजबूरन इंडिया में भेजा, क्योंकि तब क्विट इंडिया मूवमेंट भी अपने ये पीक पे था और इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी कम आ चुकी थी। अब इस कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, इसने क्या कहा कि भाई तुम दोनों रेडी हो जाओ, मुस्लिम लीग कांग्रेस, हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। किसी न किसी तरह इसमें मुस्लिम लीग ने हाँ कर दी। किस चीज़ के लिए हाँ की उन्होंने, कि इलेक्शन होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और आप इसमें भाग लें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए, इसमें टोटल 389 सीट्स बनाई गई थी, जो पर हर 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक कैंडिडेट था, जिसके इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसी के सदस्यों ने वोटिंग की थी। तो उस वक्त टोटल जनसंख्या कितनी हुई, 39 करोड़। तो टोटल सीट्स थी 389, जिसमें से 296 कहाँ से आने थे, प्रोविंसेस से आने थे, जबकि 93 सीट्स को नॉमिनेट करना था प्रिंसिपल स्टेट्स ने। अब उसके बाद इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में 209 सीटें आ जाती है कांग्रेस को, मुस्लिम लीग सिर्फ 73 सीट पर रह जाती है, अदर्स को मिलती हैं 15 सीट्स। तो अब साफ सीधी बात है,
इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संख्या नहीं बन रही, इन्होंने कर दिया बॉयकॉट। भाई हम नहीं हिस्सा ले रहे हैं भाई। तो पहली जो वो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। उस वक्त जो मेंबर प्रेजेंट थे वो थे सिर्फ 211। अब 389 में से केवल 211 मेंबर उस वक्त प्रेजेंट हो रहे हैं। तो साफ सीधी बात है कि उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जिस के लिए इसे बनाया गया था, जो इसका मकसद था, वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी। अब क्या हुआ कि इन्होंने पहले उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उसका क्या बना दिया था, उसका टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया। 11 दिसंबर को जो सेकंड मीटिंग हुई उसके अंदर राजेंद्र प्रसाद जी को वो इसका परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। उस साथ ही साथ इन्होंने एच.सी. मुखर्जी जी को, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी को क्या बना दिया, इसका वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। साथ ही साथ बी.एन. रॉय जी को लीगल एडवाइज़र बनाया गया। भीमराव अंबेडकर जी को जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका प्रेसिडेंट बनाया गया, जो 7 सदस्यीय कमेटी थी जिसने वर्क करना शुरू किया था 28 अगस्त 1947 से, उसका अध्यक्ष बना दिया गया। अब क्या होता है कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आते हैं जिसे वो तभी पास कर सकते थे, पर तब राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, डॉक्टर सच्चिदानंद स्वामी जी हो गए, सिन्हा जी हो गए, इन्होंने कहा नहीं, हम वेट करते हैं हमारे भाइयों की मुस्लिम लीग की, अगर वो भी इसके अंदर हेल्प करते हैं तो हम ज़रूर मिल के कॉन्स्टिट्यूएंट बनाएंगे। तब जिन्ना जी ने कहा कि मैं 20 जनवरी से पहले वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब वो 21 जनवरी तक नहीं आए तब 22 जनवरी को इसको पास कर दिया गया। अब जब 22 जनवरी को ये पास हो गया, उसके बाद क्या होता है कि ये बन गया। उसके बाद क्या होता है कि भाई ये अब उनके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने लगी थी पाकिस्तान के लिए। तो मतलब अब 2 डोमिनियन बनने साफ़ हो गए थे। उसके बाद इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि हम जून 1948 तक हम इंडिया को उसका डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। अब उस वक्त इंडिया में क्या हो रहा था, हिंदू मुस्लिम के राइट हो रहे थे। तो हमने कहा जी वो इतनी जल्दी क्या है, तब से तो हम मांग रहे थे डोमिनेंट स्टेटस, पर अब क्योंकि राइट हो रहे थे तो हमने कहा भी इतनी जल्दी क्या है। तो इस चीज़ को निपटाने के लिए अंग्रेज़ों ने किसे भेजा, अंग्रेज़ों ने भेजा लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और वो डिसाइड करते हैं, जिन्ना जी से मिलते हैं। जिन्ना जी कहते हैं कि भाई हमें तो हमारा पाकिस्तान चाहिए, और वे कहते हैं जी दे दिया। पहली बार जिसने पाकिस्तान की मांग भरी थी ये कि पाकिस्तान अलग बनाया जाएगा, मांग मानी थी, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन जी। उसके बाद क्या होता है कि ये ईस्ट पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का मेन एरिया है इसके रूप में जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वो ग्रांट कर देते हैं। अब जब उनका अलग क्षेत्र मिल जाता है, अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनकी बनने लग जाती है, तो अब उनका रोल यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब इस एक्ट के द्वारा होता क्या है, अब लॉर्ड माउंटबेटन तो एग्जीक्यूटिव अधिकारी है, चाहिए किसकी है, हमें लेजिस्लेटिव की यहाँ चाहिए। तो तब क्या होता है कि 18 जुलाई को ब्रिटिश जो संसद है उसके अंदर बिल पास होता है, इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट। उसमें क्या क्या होता है कि वे कहते हैं कि भाई हम इंडिया को उसका डोमिनेंट स्टेटस दे रहे हैं, और 15 अगस्त के बाद से इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन अलग बन जाएंगे। उन्होंने कहा जो भी प्रिंसिपल स्टेट्स हैं उनकी मर्ज़ी है, वो किसी भी डोमिनियन में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं।
साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भाई ये दोनों अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, एंट्रीम कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। साथ ही साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन थी ही उसे ख़त्म कर दिया गया और वॉइसरॉय को भी ख़त्म कर दिया गया। अब क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल, जो कब तक एक्ट करेगा, जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, जब तक हम रिपब्लिक नहीं हो जाते। साथ ही साथ जो भी रूल्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनते थे अब वो इंडिया के ऊपर लागू नहीं होंगे। इन्होंने एक और चीज़ जो इन्होंने की थी कि जो टाइटल लगता था इंडिया की महारानी का, उसे भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। और इसके बाद फिर एट लास्ट 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, जिसे हम 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट करते हैं, और इस प्रकार हम क्या बन जाते हैं, रिपब्लिक बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। सो बाकी कल हम वीडियो लेके आएंगे ज्योग्राफी की, जिसका हम पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा पॉलिटी का ख़त्म हो गया है, 3 लेक्चर्स के लगे हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। कल वीडियो आएगी ज्योग्राफी की।